Good evening, all of you. I'm Sudhanshu Kumar, and you are watching Minerva Classes खगड़िया। आज हम एक नए सेगमेंट के साथ फिर से हाजिर हैं, सीटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। आज हम 5 जनवरी 2022 का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 30। आप लोग का फीडबैक मिलते रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने वीडियो के क्वालिटी पर और बेहतर काम कर सकें। आई थिंक अभी बहुत अच्छी क्वालिटी हम नहीं रिप्रेजेंट कर पाए हैं, अभी हमारा काम चल ही रहा है, तो धीरे धीरे ये चीजें और बेहतर होती चली जाएंगी। चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है अभिकथन ए, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है, और इसके लिए कारण है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। देखिए, बच्चों का विकास जो होता है, बच्चों का विकास वह कई चीजों पर डिपेंडेंट करता है, और उसमें सबसे प्रमुख चीजें जो हैं वो 2 चीज हैं। एक अनुवांशिकी निश्चित तौर पे, और दूसरा वातावरण या पर्यावरण कह सकते हैं। जबकि यहां पे एक ही फैक्टर को जिम्मेवार ठहराया गया है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है पूरी तरह से, कंप्लीटली। और दूसरा है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी हैं। यह भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पूरी तरह से आनुवांशिक बनावट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है, और दूसरी बात है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए यहां भी वंशानुगत कारक को ही उत्तरदायी दी जा रही है। पहले भी बताया गया है कि केवल आप आनुवांशिकी के तौर पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। निश्चित तौर में बच्चों में जो गुण होते हैं वो जीन के माध्यम से आते हैं, माता पिता या पूर्वजों के जो होते हैं। लेकिन यदि उसे अच्छा वातावरण नहीं प्रोवाइड की जाए तो उनमें जन्मजात क्षमता होने के बावजूद उसका मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं किया जा सकेगा। इसलिए दोनों ही बातें गलत हैं। आपका स्टेटमेंट भी गलत है, और उसके पीछे जो तर्क है, रीजनिंग है, वो भी गलत है। तो आपके आंसर हो जाएंगे ए और आर, दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? Which of the following is an example of use of fine motor skill? वर्ड पे गौर करिएगा, फाइन मोटर स्किल्स या सूक्ष्म कौशल। देखिए, मैंने पहले भी कहा था 2 तरह की गति होती है, एक मैक्रो होता है और एक माइक्रो होता है। जो मैक्रो होगा वो बड़ी गति होगी, या इसको आप कह सकते हैं स्थूल होगा, और जो माइक्रो होगा वो सूक्ष्म होगा। माइक्रो को ही फाइन मोटर स्किल भी कहते हैं, फाइन मोटर स्किल। अब देखिए, दौड़ना ये फाइन मोटर स्किल के कैटेगरी में नहीं आएगा, ये मैक्रो हो जाएगा। चलना ये भी मैक्रो यानी स्थूल बड़ा गति वाला। घसीट कर लिखना, हम उंगलियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये आपका माइक्रो या फाइन मोटर स्किल के कैटेगरी में आएगा। जंप करना या कूदना यह भी आपका आ जाएगा स्थूल या मैक्रो या बड़े गति वाले के कैटेगरी में। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका घसीट कर लिखना, यानी स्क्रिबलिंग जो होगा वो आपके फाइन मोटर स्किल के अंदर आएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
आज थोड़ा अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है तो स्क्रॉल करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, मिड चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड, पहले तो देख लीजिए कि मिडिल चाइल्डहुड का पीरियड क्या होगा। ऑन एवरेज मान के चलिए तो 5 से 7 या 8 वर्ष तक ये एक्चुअली में हो जाएगा आपका मिडिल चाइल्डहुड, क्योंकि इसके पहले 2 से 6 साल तक का एक पीरियड होता है और फिर आप 6 से 12 को भी लेके चल सकते हैं। इसी से कुछ समय को डिडक्ट किया जाता है, 2 से 6 वाले में से कुछ इससे निकाला जाता है और 6 से 12 वाले, ये 7 से 12 कर लीजिए, इसको बेहतर रहेगा। 7 से 12 इसमें से तो 5.5 साल मान लीजिए, यानी प्री चाइल्डहुड से, और जो पोस्ट चाइल्डहुड होगा वो 7 से 12, इसके बीच का जो पीरियड होगा अमूमन 5 से 8, सब 8, 8.5 तक का ये पीरियड एग्जैक्ट होता है, या इसको मान के चलिए कि ये मिड या मिडिल चाइल्डहुड स्टेज है। अब आपके जो क्वेश्चन के ऑप्शन है उस पर गौर करते हैं, तो इसको याद रखिएगा, 5 से 8 साल। एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है, इमिटेशन जस्ट स्टार्ट कर रहा है। इमिटेशन जब स्टार्ट करेगा, जरा पियाजे का थ्योरी याद करिए, ये आ जाएगा आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। और एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है, देखिए इसमें क्या था, फर्स्ट ऑप्शन में नकल करना शुरू कर रहा है। आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी 2 साल से पहले का बच्चा नकल प्रारंभ कर देता है थोड़े से मायने में, लेकिन एक्चुअली में जो इमिटेशन होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था होती है, इसलिए हम उसको इसमें कैटेगराइज कर रहे हैं। और यदि आपको डाउट हो, आप एनसीईआरटी 11th क्लास का देखेंगे, उसमें स्पष्ट मेंशन किया एनसीईआरटी ने कि अनुकरण जो होता है, अनुकरण, वो अनुकरण आपको सेकेंड फेज में, पियाजे का जो सेकेंड फेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसका हिस्सा उसने माना है। इसके बाद यहां पे है एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन, तर्क लगा सकता है, अर्थ बता सकता है जो रूल है उसके। तो जब वह तर्क लगाना शुरू कर देगा, रीजनिंग का पीरियड जो होता है, तार्किक अवस्था, वह 2 तरीके का होता है। देखिए, जो 2 से 7 साल का पीरियड होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें बच्चा अतार्किक चिंतन करता है, इररिलेवेंट रीजनिंग करता है, उसके रीजनिंग का कोई खास मीनिंग नहीं होता है। एक्चुअल में रीजनिंग की जो शुरुआत होती है वह होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, 7 to 11 ईयर्स में, और यह कहलाता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो तीसरा फेज है पियाजे का। और ये 5 से 8 साल का पीरियड हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये 5-6, यानी ये 7 से 11 का जो पीरियड है, ये इसमें कहीं ना कहीं आ रहा है। 7 वर्ष भी आ रहा है इसमें, 11 नहीं आएगा पूरा पूरा, बट क्या लिखा हुआ है कि तर्क कर सकता है। तो कुल मिलाकर के आपके यही विकल्प हैं जो आपके मध्य बाल्यावस्था के एज के हिसाब से टैली कर रहा है। बाकी अगला ऑप्शन देख लीजिए, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना, देखिए हिंदी के वर्ड को यहां पे थोड़ी देर के लिए छोड़िए, आइए लिखा होगा कहीं ना कहीं हाइपोथेसाइज, यानी हाइपोथेसिस थिंकिंग, परिकल्पनात्मक या निगमनात्मक चिंतन जब भी होगा तो ये चौथे फेज में हो जाएगा पियाजे के हिसाब से, और ये 11+ में होता है, जिसको आप कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। चौथा है एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, स्थूल कौशल, अभी हमने चर्चा करी पहले क्वेश्चन में कि मैक्रो स्किल अर्थात हाथ पैर चलाना, थोड़ा चलने उलने की कोशिश करना, या किसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना, पेंसिल और अन्य किसी वस्तु को पकड़ना। एग्जाम्पल भी इसने सॉरी दे ही दिया है, तो अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है।
जस्ट शुरू किया है, जस्ट अभी शुरू किया है, अभी अभी इसने शुरू किया है मैक्रोमोटर स्किल यानी स्थूल गतिक कौशल, तो ये आ जाएगा आपका 0 से 2 वाले में। ये 1.5-2 साल का बच्चा ऐसा करना शुरू कर देता है, तो निश्चित तौर पे ये आपका सेंसरी मोटर स्टेज यानी पहली अवस्था। तो एज के हिसाब से देख लीजिए, ये 0 से 2, ये आ रहा है आपका 0 से 2 में, ये आ गया आपका 11 के बाद, ये आ गया आपका 2 से 7, और निश्चित तौर पे यह जो आंसर होगा 3 का 2 नंबर हो जाएगा। तो आप तर्क कर सकता है, जब तर्क करेगा तो 7 साल के बाद ही तर्क करेगा, उसके पहले तर्क कर ही नहीं सकता है। और जैसे 7 साल को क्रॉस करेगा या उसके आसपास पहुंचेगा तो आपको आ जाएगा तर्क करने वाली बात जो हो जाएगी वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन है सोशलाइजेशन की। लॉट्स ऑफ क्यूज अबाउट जेंडर अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट्स। दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ डैश एज डैश एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए, आप किसके माध्यम से, तो फिल्म और विज्ञापन, प्रचार, एडवर्टीज के माध्यम से व्यवहार के जेंडर के बारे में जान रहे हैं। फिल्म और विज्ञापन निश्चित रूप से सामाजिकरण के बारे में बतलाता है हमें। तो जैसे ही फिल्म या विज्ञापन के बारे में आएंगे तो उसको डालेंगे मीडिया में, तो मीडिया यहां भी है, मीडिया यहां भी है, ये तो हो जाएगा मीडिया आपका। अब मीडिया प्राइमरी या सेकेंडरी, डेफिनेटली सेकेंडरी है, मीडिया जो है वो सेकेंडरी है, तो ये हो जाएगा मीडिया और द्वितीयक। क्योंकि परिवार जो होता है वह प्राथमिक इकाई होती है, और परिवार के बाहर, परिवार में कौन आ जाएंगे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या और भी जो गार्जियन होंगे वो, उसको छोड़ के बाकी जितने मेंबर्स होंगे सब के सब आपको आ जाएंगे सामाजिकरण के द्वितीयक इकाई के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा मीडिया और द्वितीयक। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है, अमूर्त, हाइपोथेसिस थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, या आपके चौथे फेज में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, एबिलिटी टू गोल ओरिएंटेड, इस पर भी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, ये भी नहीं। परिकल्पनात्मक, ये डेफिनेटली आ जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। यह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या होता है, पहले इसको जान लीजिए। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो भी टारगेट दिया जाए ना उसके हिसाब से अपने व्यवहार को चेंज करना। जो भी आपको गोल दिया जाए, जो भी आपको कहा जाए, जब उसके बारे में आप सोचते हैं और उसके हिसाब से आप करते हैं तो वो कहलाता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है। यहां पे आप चिंतन नहीं कर पाते, दूसरे का नजरिया तब आप अडॉप्ट कर पाएंगे, दूसरे के बारे में तब आप सोच पाएंगे जब ये आप चिंतन शुरू कर देंगे। क्योंकि आप चिंतन नहीं शुरू कर पा रहे हैं इसलिए अभी आप इसके बारे में बिल्कुल कैपेबल या एबल नहीं है, ये अपनी क्षमता डेवलप नहीं हुई है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में कि कौन सा कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप हो जाता है, तो डेफिनेटली लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड या गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। देखिए पियाजे क्या कह रहे हैं,
गतिशील, लचीला, संरचित, अनम्य, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, यांत्रिक, व्यवहारवादी। अकॉर्डिंग टू पियाजेट, it is very important for a teacher to be dot and dot mobile, flexible। डेफिनेटली टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मोबाइल भी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो मोबाइल भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमेशा वह परिवर्तन का पक्षधर रहे। चेंज कैसे करेगा, चेंज को लेकर के चले, बदलाव को। और एक एबिलिटी होनी चाहिए कि क्लास में बच्चे जिस मेंटालिटी के हों या उनकी एबिलिटी जिस लेवल का हो, उसके हिसाब से हम करिकुलम में, सिलेबस में, वे ऑफ टीचिंग में, अपने उपागम में यानी अप्रोचेज में चेंजिंग ला सकें। ये चीजें होनी चाहिए। यदि ऐसी चीजें नहीं कर पा रहा है तो वह क्लास बेहतर नहीं होगा। और पियाजे ने यही कहा है कि टीचर को गतिशील होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। अर्थात किसी फिक्स रूल रेगुलेशंस को लेकर के नहीं चलना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, स्टीरियोटाइप हो जाएगा। तो स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए अच्छे टीचर को, अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे क्यों, एनसीएफ ने भी यही कहा है। तो निश्चित तौर पे आपका आंसर एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनम्य है, जो नहीं हो नम्य, अर्थात जो लचीला ना हो, रिजिड हो। सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, ये भी सही है, बट ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और यांत्रिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मशीन की तरह काम करना। व्यवहारवादी, बार बार प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो इसमें इमिटेशन की प्रक्रिया को बल मिलेगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लेव वाइगोत्स्की के विचार में, इन द व्यूज ऑफ लेव वाइगोत्स्की, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। देखिए, लेव वाइगोत्स्की, एक बात याद रखिए, इसने लिखा है, लेव वाइगोत्स्की ने भाषा की सड़क पर विचार की गाड़ी दौड़ती है। आप खुद सोचिए, इसके हिसाब से भाषा पहले या विचार पहले? सड़क पहले बननी चाहिए, तो भाषा पहले आएगी और विचार का आगमन बाद में होगा। भाषा पहले और विचार बाद में। अब आते हैं विकल्प पे, ऑप्शन पे आते हैं। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, ऐसा इसने नहीं कहा है कि संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास, संज्ञानात्मक विकास का मतलब है वैचारिक विकास, वैचारिक, आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट, वैचारिक विकास यानी विचार का विकास। इसने कभी नहीं कहा है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, रेगुलेट करेगा। यानी लीड रोल में कभी भी आपके विचार नहीं होंगे या आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होंगे। लीड रोल में कौन होगा? लैंग्वेज होगा। इसने कहा है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। लीड रोल में कौन होगा? भाषा। और उसके बाद उसके पीछे फॉलोअर कौन होगा? उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अर्थात भाषा का डेवलपमेंट पहले, भाषा जो है रेगुलेट करेगा आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। यहीं रुक जाइए, यही आपका आंसर होगा। अगला है संज्ञानात्मक विकास, भाषा के विकास से संबंधित नहीं। रिलेशन तो है दोनों में, डेफिनेटली दोनों में रिलेशन है, आगे जाकर के दोनों साथ साथ हो जाता है, ये बात ही कहा गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। तो आपके 3 नंबर सही है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डेफिनेटली दिस इज योर आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आज सेटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, टाइपिंग में। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? संज्ञानात्मक विकास किसके हिसाब से? लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से। इन्होंने 3 शब्द की चर्चा करी है। एक तो समाज यानी सोसाइटी, इसके बाद संस्कृति
कल्चर, और तीसरी जो शब्द है वह है भाषा, लैंग्वेज। तो सांस्कृतिक उपकरण, डेफिनेटली इसकी इन्होंने चर्चा करी है। सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन, इसकी बात भी इन्होंने करी है। संतुलन, ये पियाजे ने कहा है। इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन की चर्चा पियाजे ने करी है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, दोनों के बीच में जो योजक कड़ी होता है, एडिंग वे होता है, वही कहलाता है इक्विलिब्रेशन। तो ये पियाजे का स्टेटमेंट है या उसके थ्योरी का हिस्सा है। रिवॉर्ड्स, पुरस्कार, पुरस्कार एक तरह से यदि आप इसको मानते हैं पुनर्बलन, तब तो स्किनर हो जाएगा। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि पुरस्कार जो है एक प्रेरणा है, मोटिवेशन है, और ये बाह्य अभिप्रेरणा का हिस्सा है, जिसकी चर्चा ना तो पियाजे ने करी है और ना ही लेव वाइगोत्स्की ने करी। ये सब व्यवहारवाद के अंतर्गत आ जाएगा, बेवरेजिज्म का। तो निश्चित तौर पे 1 नंबर और 2 नंबर, 1 और 2 आपके ऑप्शन 3 में है। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए, यदि आप गौर से कर लेंगे ना, कम से कम 10 सेट यदि आप गौर से कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 30 में 30 क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। हाँ, गारंटी नहीं है आउट ऑफ 30 आ जाएगा। कोई भी कह रहा है तो मैं उसके बाद से इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं, लोग दावे करते हैं अलग अलग, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि 28, 29 तक आपका आ सकता है। 30 में 30 भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी खुद जो सीटेट होता है या सीबीएसई जो आयोग एग्जाम कंडक्ट करती है, वह भी ऐसे ऐसे उत्तर दे देती है कि कंफ्यूजन उसे भी हो जाता है, और बाद में सारे स्टूडेंट को उस क्वेश्चन के लिए बराबर मार्क्स दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसी संभावना बन सकती है, लेकिन आप ये मान के चलिए यदि आप अच्छे से कर लेंगे तो 30 में 30 आपको नंबर आ सकता है। मैंने एक एक क्वेश्चन को सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसके रिलेवेंट जो कुछ भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, हमने सबको मेंशन करने की भरपूर कोशिश करी है। जब मैं अलग से आपको पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग या फिर कुछ और जो अच्छे अच्छे थ्योरीज हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, जब मैं वो करवाऊंगा तो आपको मिलेगा कि सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। वरना एक मन में डर सा रहता है कि सीडीपी बहुत डिफिकल्ट है। मुझे लग रहा है सीडीपी दुनिया का सबसे आसान पेपर है, यदि आप इसे चिंतन के द्वारा पढ़ते हैं तो। थ्योरी को रटिए मत, उसको समझने की कोशिश करिए और थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए कि एक्चुअली वो कह क्या रहा है, शब्दों को पकड़ने की कोशिश करिए। या तो आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट होंगे या हिंदी मीडियम के, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को थोड़ी सहूलियत रहती है कि ज्यादा वर्ड्स नहीं होता है, लेकिन हिंदी मीडियम में कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट वन होते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा। बाल केंद्रित कक्षा कई बार चर्चा हुई है। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है? बिल्कुल नहीं। उद्दीपन, अनुक्रिया, कंडीशनिंग, रिस्पॉन्स, स्टिमुल्स, ये सारे वर्ड्स व्यवहारवाद के कैटेगरी में आएंगे, जबकि यहां पे बात की जा रही है सीसीएल के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। पुरस्कार और दंड अभी अभी हमने चर्चा करी थी, ये सीसीएल के लिए हो ही नहीं सकता है। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित, बिल्कुल। को कंस्ट्रक्टिव बाय द टीचर एंड स्टूडेंट, इसमें शिक्षक और छात्र ही होते हैं। अब दोनों की विशेषता क्या है? छात्र क्या होगा ना, सक्रिय एक्टिव लर्नर होगा, सक्रिय अधिगमकर्ता होगा, और जो टीचर होंगे ना वो सुविधा प्रदाता, फैसिलिटी प्रोवाइडर होगा, या सुविधा दाता कह सकते हैं। मैं भी थोड़ा हिंदी का शब्द ज्यादा इसलिए लिखता हूं कि मुझे लग रहा है ना कि हिंदी पट्टी वाले छात्र थोड़े से इंग्लिश वाले की तुलना में उन्हें कम बेनिफिट मिल पाता है, क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है, हिंदी में कई सारे शब्द दे दिए जाते हैं। लेकिन बाद में मैं इसे इंग्लिश में भी कर दूंगा, और बोलने में तो मैं कर ही देता हूं, कहीं कहीं याद नहीं रहता तो वो निकल जाता है दिमाग से। तो शिक्षक और छात्रों द्वारा सहनिर्मित, यानी ऐसा क्लासरूम जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो, बच्चे सक्रिय रूप से सीख सकें, टीचर उन्हें वहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड करे जहां उन्हें परेशानी होती हो, तो निश्चित तौर पे यह क्लास क्या कहलाएगा? सीसीएल,
बच्चे ऑल इन ऑल होंगे, बॉस कौन होंगे, बच्चे होंगे, डेमोक्रेटिक क्लासरूम होगा और टीचर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट या उसकी नीड के हिसाब से क्लास को कंडक्ट करेंगे। पूरी तरह शिक्षक पर निर्भर बिल्कुल नहीं। आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की उपेक्षा करता है, अवहेलना करता है और बजाय अधिकार और नकारात्मक पर डर पर ध्यान केंद्रित करता है। थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रेन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर्स। क्या करता है ना बच्चा, इग्नोर कर देता है इंटेंशन को, दूसरों के इंटेंशन को इग्नोर कर देता है। एंड इंस्टीड ऑफ फोकस, क्या करता है ना, फोकस ऑन द फियर ऑफ ऑथोरिटी एंड निगेटिव कंसिक्वेंसेस। देखिए कौन क्या सोच रहा है इसके बारे में बिल्कुल उसे फर्क नहीं पड़ता है, नहीं सोचता है। वह सोचता है क्या कि ऑथोरिटी जो उसे कोई सजा दे सकता है, उस बात से उसे डर लगता है जो इसके निगेटिव कंसिक्वेंसेस होंगे, जो नकारात्मक परिणाम होंगे। तो यहां बच्चा कोई काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे फियर है, डर है, बच्चा डरा हुआ है। तो निश्चित तौर पे यह मामला बनेगा दंड एवं आज्ञा पालन वाली बात हो जाएगी, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। आपका 1 नंबर यही सही हो जाएगा, बाकी कुछ होगा ही नहीं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की ऐसी बात यहां पे नहीं है। कानून व्यवस्था, इस पे हम बहुत पहले काफी चर्चा कर चुके हैं। पूरा पूरा कोहलबर्ग का थ्योरी हमने डिस्कस किया हुआ, आप वहां से पिछले वीडियो में जाकर के देख लें कि क्यों हमने ऐसा कहा, वरना डिस्कशन करेंगे जिसमें काफी समय लग जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हावर्ड गार्डनर पे हमने काफी चर्चा करी है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत सोच व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह लचीले से भाषा का प्रयोग। धारा प्रवाह लचीले से भाषा, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है। द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। धारा प्रवाह लचीले भाषा का, फ्लेक्सिबल लैंग्वेज का यूज कर रहा है तो भाषाई क्षमता होगी। आप देख लीजिए थ्योरी P2 L2 MBS, इसको देख लेंगे तो पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। प्रकृतिवादी, प्रकृति के बारे में पता होता है, खेत खलिहान जंगल पहाड़ झील झरना वगैरह के बारे में। स्थानिक या स्पैटियल इंटेलिजेंस जो होता है, इसमें पता होता है कि हम छोटे छोटे स्थान को कैसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। अंतः वैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल, इसमें हम अपने बारे में पता हमें होता है कि हमें कौन सी क्षमता है, कौन सी अक्षमता है, क्या हम कर सकते हैं, हमारी शक्ति क्या है, ताकत क्या है, पावर क्या है, इलनेस क्या है, अपने बारे में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत है, विविध शैक्षणिक मध्यम का प्रयोग करें। Which of the following is not an effective strategy? इंग्लिश में ही देख लेते हैं, मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। Which of the following is not an effective strategy? निम्न में से कौन बहुत प्रभावशाली तरीका नहीं है to cater to individual differences in the class? व्यक्तिगत भिन्नता को शामिल करने के लिए कौन सा सबसे बेहतरीन योजना, तरीका, स्ट्रैटेजी नहीं है। अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार। रिफ्लेक्ट ऑन वंस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए आपको क्या करना है ना, पर्सनल इंडिविजुअल, पर्सनल कहिए इंडिविजुअल कहिए, जो डिफरेंसेस होते हैं उसको कैटर करना है, शामिल करना है क्लास में। तो उसके लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट, नॉट छूटा हुआ है, कौन सा कहीं नहीं होगा इसमें। अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार। देखिए जब बच्चा कुछ बोलता है या फिर नॉन वर्बल होता है, या तो बोल करके या फिर
लिख करके अपने विचार को व्यक्त करता है तो निश्चित तौर पे वह उसमें उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं शामिल होती हैं। मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें। हम इंग्लिश में ही देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, ये भी ठीक है। यूज डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी, आइडेंटिफाई डिफिसिट्स इन स्टूडेंट्स एंड करेक्ट देम। देखिए, मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें। मतभेद, जो डिफरेंसेज है, यही दिक्कत होता है। देखिए यहां पे डिफरेंसेज है और यहां मतभेद दिया है, दोनों दो अलग अलग वर्ड हो जाते हैं। इंग्लिश के वर्ड आपको एग्जैक्ट मीनिंग बता रहे हैं। डिफरेंसेज, जो उसमें विषमता है, जो असमानता है, जो डिफरेंसेज हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करें, रिकॉग्नाइज करें और उसका रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ डिफरेंसेज हैं तो उसको हम स्पेस ना दें क्लास में, बिल्कुल उसको स्पेस देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये आपके पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है। आंसर निगेटिव वाले होंगे, याद रखिएगा। विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें। यूज डाइवर्स पेडागोजिकल, अजीब है हिंदी के विकल्प। शैक्षणिक मतभेद, इंग्लिश देखते हैं। डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी, बिल्कुल आपके जो पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी होने चाहिए, पढ़ने पढ़ाने के जो तौर तरीके हों वो अलग अलग होने चाहिए, अलग प्रकार के होने चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों में जो व्यक्तिगत अंतर होता है, जो इंडिविजुअलिटी होती है अलग अलग स्टूडेंट्स में, निश्चित तौर पे उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सब अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं। तो यह भी आपका पॉजिटिव वे में सही है। अगला है छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। यहां तक तो ठीक है कि छात्रों में कमियों को पहचाने, यहां तक बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन यहां है कि और उन्हें ठीक करें। आप क्यों ठीक करेंगे? शिक्षक क्या होता है? शिक्षक सहयोगकर्ता की भूमिका में होता है। शिक्षक जो है सेकेंडरी रोल में होता है, सेकेंडरी रोल में डेफिनेटली। सेकेंडरी रोल होता है, सेकेंड रोल इसका होता है। प्राइमरी रोल किसका होता है? प्राइमरी रोल होता है स्टूडेंट का, अधिगमकर्ता का, छात्र का। बट यहां टीचर क्या कर रहा है? छात्रों में कमियों को पहचाने, यहां तक ठीक है, उसका रोल ठीक है कि वो पहचान ले। आइडेंटिफाई डिफिसिट्स इन स्टूडेंट्स, यहां तक बिल्कुल सही है, बट उन्हें कहना चाहिए कि आप खुद करेक्ट करो, इसे खुद ठीक करो। लेकिन यहां टीचर ही उसे ठीक कर रहा है, तो बच्चे क्या हो जाएंगे ना, एक्टिव नहीं रहेंगे। टीचर प्राइमरी रोल में आ जाएंगे, ये परेशान करने वाली बात है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ये उचित नहीं है। और यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, ये इफेक्टिव स्ट्रैटेजी एक बेहतरीन योजना नहीं होगी कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्लास में शामिल करें या कैसे उससे हम निजात पाएं। निश्चित तौर पे ये बेहतर तरीका नहीं है। आते हैं आंसर आपको ये हो जाएगा 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। चार साल के राहुल को एज देख लीजिए, 4 साल का बच्चा है मात्र। यदि आप इसको देखें कोहलबर्ग के थ्योरी को, तो 4 साल से इसकी शुरुआत ही होती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज की, पूर्व पारंपरिक अवस्था की। यानी परंपरा को जान भी नहीं पाता है ठीक से, परंपरा के पहले की अवस्था है ये। एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? On getting a doll as a gift, 4-year-old Rahul said, "What will I do with this? Boys don't play with dolls." अब इसकी ऐसी सोच है कि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं, और उम्र कितनी है? 4 साल का है। तो जेंडर के बारे में डिस्क्रिमिनेशन इसमें आ गई। लड़के के लिए कुछ और बातें होती है, लड़कियों के लिए कुछ और बातें होती है, और ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो क्या कहेंगे आप इसे? जेंडर प्रासंगिकता? बिल्कुल नहीं। जेंडर पक्षपात? हाँ, जेंडर पक्षपात तो है, पक्ष तो ले रहा है एक जेंडर का उसने। हालांकि पक्ष की बात बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये काम कर सकता है, लेकिन जेंडर को कल्चर से डेफिनेटली ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। तो सबसे जो बेहतर आंसर होगा आपका जेंडर रूढ़िवादिता। रूढ़ी का मतलब होता है परंपरा। अभी भी क्या कर रहा है ना, वो परंपरा से चिपका हुआ है, अर्थात स्टीरियोटाइप बिहेवियर कर रहा है जेंडर के लिए। तो आपके आंसर हो जाएंगे जेंडर रूढ़िवादिता, अर्थात
वह फिक्स है कि डॉल है तो लड़की खेलेगी, बैट बॉल है तो लड़का खेलेगा, लड़कियां हो सकता है कि वह यह भी स्टेटमेंट दे दे इस तरह के बच्चे कि लड़कियां किचन का काम करेंगी, लड़के बाहर या मार्केट या खेत का काम करेगा, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता होगा। कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है, जब ऐसी बात होती तब जाकर के जेंडर समानता या समता की बात होती। तो आपके 13 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर होगा जेंडर रूढ़िवादिता होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सीखने के आकलन के बजाय, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन, देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक वर्ड है असेसमेंट फॉर लर्निंग और एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स एंड बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग ऑल्सो। असेसमेंट फॉर लर्निंग इंडिकेट करता है कि आप क्लास में या किसी शिक्षण सत्र में काम कर रहे हैं। जहां भी फॉरवर्ड आ जाए ना असेसमेंट फॉर लर्निंग, इट मींस कि अभी आप प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अभी आप सीख ही रहे हैं, अभी आप फाइनल पॉइंट पे या जेनिथ पॉइंट पे आप नहीं आए हैं, अभी काफी काम करने अभी बाकी हैं और सुधार की काफी गुंजाइश है। मिस्टेक्स कैन बी चेंज्ड इनटू गुड मैनर्स, ये चीजें हो सकती हैं अभी। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है एक तरह से ये फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहा है या यूं कह लीजिए समेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है, यानी आपका सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, समझाया जा चुका है, अब अंतिम उत्पाद इन रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं, वहां से सुधारना पॉसिबल नहीं है। आइए क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, दोनों वर्ड के हमने मीनिंग समझ लिए। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। ओनली कॉग्निटिव एबिलिटी पे फोकस क्यों करेगा टीचर? उसको बच्चे के हर प्रोस्पेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, जितनी भी तरह की बातें हैं सबको गौर करना चाहिए, सबका असेसमेंट होना चाहिए। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें, बिल्कुल। जो डेली का वर्क होता है, जो डेली का प्रोसेस होता है, उस डेली प्रोसेस में असेसमेंट को इंक्लूड करना चाहिए थोड़ा थोड़ा रोज, ताकि बच्चा बेहतर कर सके, उसे अपनी त्रुटि अपने मिसकंसेप्शन का अंदाजा हो और उसे समय रहते टीचर की मदद से दूर कर ले, सक्रिय होकर के स्वयं। सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें, नहीं, सीधे निर्देश की, ये तो आपका ऑप्शन सही है। गिव इंपॉर्टेंस टू टीचिंग थ्रू द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ओनली, नहीं, हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे बस उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बच्चा करेगा, तो रोबोट नहीं हो जाएगा बच्चा, मशीन नहीं हो जाएगा। जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है बच्चा वैसा ही कर रहा है, फिर बच्चा सक्रिय कहां रहेगा? बच्चा सक्रिय नहीं रहेगा, बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा अपने मन से। तो ये भी उचित आंसर या ऑप्शन नहीं है। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें। देखिए दो चीज याद रखिएगा, कभी भी आप कंपैरिजन ना करें बच्चों की और कभी भी आप प्रमोट ना करें उसे कंपटीशन के लिए। दोनों चीजें एनसीएफ, सीसीएल, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, जितने भी बेहतर एलिमेंट्स हैं सब इसका विरोध करता है और रियली ये नुकसानदायक है। दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर द लर्नर्स, दैट्स व्हाई यू शुड और आई शुड अवॉइड दीज फैक्टर्स। तो आपके यह विकल्प भी गलत है, आपका 14 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? समालोचनात्मक सोच, इंग्लिश इसका होता है, देखिए क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब मैंने पहले सेट में बताया हुआ है कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जहां बच्चा स्वयं से किसी मुद्दे के गुण अवगुण के बारे में सोच सके, अर्थात एक तरह से डाइवर्जेंट थिंकिंग करे, अपसारी चिंतन करे, किसी मुद्दे के हर छोटे छोटे विशेषताओं को गौर कर सके या उसका अच्छे से एनालिसिस कर सके, सब कुछ के बारे में बढ़िया से सोच सके। अब देखते हैं वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यस नो टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका एक तरह से क्लोज इंडेड क्वेश्चन है, यह नहीं होगा
त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? यदि क्लोज इंडेड क्वेश्चन है, नहीं होगा। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम, यदि क्लोज इंडेड क्वेश्चन है, नहीं होगा। बीजों के अंकुरन के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट सीड्स नीड एयर फॉर जर्मिनेशन। निश्चित तौर पे इसमें क्या होगा? अपसारी चिंतन होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, और यह मुक्त अंत वाला प्रश्न है, यानी ओपन इंडेड क्वेश्चन है। ओपन इंडेड क्वेश्चन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी है, ओपन इंडेड क्वेश्चन भी है। तो यह आपका विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की सारी बातें हैं। बच्चा सोचेगा इसमें, बाकी इसमें तो यदि उसे याद है तो बता देगा, वरना 300 साल लग जाएंगे फिर भी उसे पता नहीं होगा। लेकिन इसके बारे में बच्चा धीरे धीरे अपने कंसेप्ट को डेवलप कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 16 नंबर, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? इन एन इंक्लूसिव सेटअप डैश मिक्स reasonable accommodations as per the needs of the। देखिए कह रहा है कि एक समावेशी व्यवस्था या कक्षा समझ लीजिए कि कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। समावेशी कक्षा या सीसीएल पैटर्न, डेफिनेटली इसमें हम बच्चों का ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो बच्चों को ही सेंटर में रखेंगे। अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार बिल्कुल नहीं, स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार बिल्कुल। स्कूल कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड। छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल के हिसाब से क्यों हो, नहीं हो। छात्र के लिए स्कूल होना चाहिए, स्कूल के लिए छात्र नहीं। छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। स्कूल ऐसा होना चाहिए जो छात्र की जरूरतों को पूरा कर सके। तो आपके विकल्प 2 नंबर सही है। आते हैं 16 नंबर, सॉरी 17 नंबर में। वो छात्र जिन्हें डैश है, उन्हें पाठ पढ़ाने और अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स हैविंग डैश फेस परसिस्टेंट चैलेंजेस इन रीडिंग द टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट को रीड करने में परेशानी हो रही है और कंप्रीहेंसिंग में भी परेशानी हो रही है। समझने में, पहले तो टेक्स्ट को ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, उसके बाद उसे वो ठीक से समझ भी नहीं पा रहा है। डेफिनेटली यह आंसर हो जाएगा आपका डिसलैक्सिया का हो जाएगा। सेरेब्रल पाल्सी डिजीज वो भी है, वो नहीं होगा। डिसकैलकुलिया में मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, लोकोमोटर में चलने फिरने में परेशानी होती है, पार्शियल प्रॉब्लम होता है, ये भी नहीं होगा। तो आपके आंसर हो जाएंगे डिसलैक्सिया या पठन वैफल्य होना चाहिए। वैफल्य, विफल से बनता है वैफल्य, वैफल्य, पठन वैफल्य। इसलिए मैं कहता हूं इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को आप अच्छे से देख लीजिए। मुश्किल होगा आपको याद रखना, पठन वैफल्य आराम से याद रख लीजिए, डिसलैक्सिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सुविधाहीन और वंचित समूह, डिप्राइव्ड ग्रुप्स के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स अ टीचर शुड, क्या करना चाहिए? जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, जिन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी को बस खाने पीने सोने तक ही सीमित रखा है, ऐसे लोगों को कैसे संबोधित करें, क्या कहना चाहिए ताकि वो प्रेरित होकर के अपने बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही है। छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, इससे क्या बच्चे और भाग जाएंगे, हीन भावना जन्म ले लेगा। इन छात्रों को एक अलग संकाय में अलग बैठाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बच्चे दूसरे उसे चिढ़ाएंगे, परेशान करेंगे और उनमें भी एक अलग ही नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होगा। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम, मैंने कभी नहीं कहा है कि स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम की चर्चा हो, इसे कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो यह भी आपका गलत है। आपके आंसर हो जाएंगे कि सभी छात्रों में अपनेपन की भावना, फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग ऑल स्टूडेंट्स। आपका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर
19 पे। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थी, चिल्ड्रेन विद नीड्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नीड्स वाले स्टूडेंट वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स विद डाइवर्स नीड्स अ टीचर शुड नॉट प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर। सामग्री का प्रस्तुतिकरण क्यों ना करें, बिल्कुल करना चाहिए। संचार और अभिव्यक्ति ये भी करना चाहिए। सूचना के दृष्टिकोण कि कहां कहां से आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, आपका नजरिया क्या इंफॉर्मेशन के गैदरिंग का, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता क्यों करेंगे, कंजर्वेटिवनेस को क्यों आप शामिल करेंगे या फिर उसके बारे में क्यों बताएंगे, स्टेरियोटाइप लर्निंग को क्यों आप इंक्लूड करेंगे, क्यों उसे एग्जैगरेट करेंगे। तो विविध आवश्यकता वाले बच्चे, सबकी आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। किसी को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी स्टूडेंट को लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे बच्चों को या फिर समाज के जो वंचित वर्ग हैं, किसी भी बच्चे को शामिल करेंगे तो हम रूढ़िबद्धता को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसके बारे में हम बताएंगे या विकल्प उपलब्ध कराएंगे। तो ये आपका आंसर जो गलत है यही आपका क्या होगा, सही होगा। विकल्प संख्या 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेप 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपयुक्त इमारती ढांचा, इमारती ढांचा तो बेहतर होना चाहिए क्योंकि चर्चा किसकी है, दिव्यांग छात्रों की, जो चैलेंज्ड बच्चे, फिजिकली चैलेंज्ड है या जो डिजेबल है, जिनके पास डिजेबिलिटी है। अब रैंप नहीं होगा तो विकलांग बच्चा जिन्हें मोटर डिजेबिलिटी है, गतिशीलता की प्रॉब्लम है, जो चल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, कैसे बच्चा क्लासरूम में जाएगा? तो इमारती ढांचा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आराम से वहां तक जा सके अपने साइकिल या फिर किसी मित्र की मदद से। यह तो होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और एक निजी स्कूल। शिक्षा 1 on 1 टीचर्स एंड ट्यूटर्स, यह भी सही है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा, एक समान शिक्षा होनी चाहिए। तरीके अलग अलग होने चाहिए लेकिन शिक्षा एक समान होना चाहिए। और जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो दिव्यांग जन हैं, उनके लिए निजी शिक्षक ट्यूटर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। नेप 2020 ने यह अनुमोदन किया है, तो यह भी सही है। अनिवार्य विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षा जैसे आप लागू कर रहे हैं वो भी मैंडेटरी, कंपलसरी, तो क्या होगा, तब बच्चे नॉर्मल स्कूल में नहीं, सामान्य विद्यालय में नहीं आएंगे पढ़ने के लिए, तब वो कहां चले जाएंगे, स्पेशल स्कूल में जाएंगे, स्पेशल स्कूल में। और स्पेशल स्कूल की कभी भी नेप 2020 वकालत नहीं करता है। यही हो जाएगा। उपयुक्त सुविधाएं, सुटेबल, उपयुक्त नहीं उपर्युक्त होना चाहिए। चलो ठीक है, उपयुक्त मान लेते हैं। सुटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, डेफिनेटली जो भी सुविधा आप प्रदान कर सकते हैं उसके लिए जो जरूरी सुविधाएं हो आप उसे प्रदान करें। तो इसको बढ़ावा नहीं दिया गया है, बाकी इनको बढ़ावा दिया गया। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 20 का 3 नंबर जो क्रॉस किया हुआ यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर, बिल्कुल पढ़कर सीखते हैं बच्चे, देखकर बिल्कुल, सुनकर, क्रिया करके। देखिए, पढ़ने का मतलब है अर्थ ग्रहण करना। जब किसी टेक्स्ट को बच्चा कुछ पढ़ता है और उसका अर्थ यदि वह ग्रहण नहीं करता है, समझिए बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। तो पढ़ने का मतलब होता है टेक्स्ट को पढ़ करके उसके अर्थ को एसिमिलेट कर लेना। देख करके भी कुछ ना कुछ वह इंटरेक्शन करेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा, लर्न करेगा। सुनने के बाद वो अर्थ को ग्रहण करता है। और एक्टिविटी से, क्रिया करके, एक्टिव होकर के, किसी काम को करके भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो चारों विकल्प आपके सही हैं, 1 2 3 4। दिस इज योर राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। यह महत्वपूर्ण है, कथन है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अपने स्वयं के अधिगम पर, सेल्फ लर्निंग पे कुछ ना कुछ उसमें उसको छूट दी जानी चाहिए,
वह नियंत्रण कर सके। और कारण क्या बताया जा रहा है कि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे। बिल्कुल, आप जान लीजिए, यदि बच्चे अपने आप को खुद से रेगुलेट करेंगे, सेल्फ रेगुलेट करेंगे, तो बच्चे के मन में यह भावना पैदा हो जाएगी कि हम कहां तक सीख पाए हैं और कहां क्या बाकी है, और जो बाकी है उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ए और बी दोनों सही है कि आप उसे छूट दे दीजिए नियंत्रण करने की खुद पर। आपको नहीं करना है, खुद वो करे, उसके लिए छूट दीजिए। और इससे क्या होगा कि बच्चा डिसीजन लेगा कि क्या सीखना बाकी है और उसे कैसे फुलफिल किया जाए। ए और आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी आर कर रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। कम टू द 23। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। अ टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटीज विच आर अस्पष्ट, जो क्लियर ही नहीं उसको क्या बढ़ावा दें। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, बिल्कुल। अत्यंत जटिल, जो काफी नेक्सस हो, हाईली कॉम्प्लेक्स्ड हो, इसको भी नहीं करना चाहिए। अर्थहीन, जो मीनिंगलेस हो, इसको भी नहीं करना चाहिए। तो 23 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर, क्योंकि जैसा कल्चर होता है उसके हिसाब से बच्चे सीखते हैं। मैं ही यदि एग्जाम्पल देने लगूं स्लोवाकिया का या फिर स्विट्जरलैंड का, तो डेफिनेटली कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे। हमें एग्जाम्पल्स ऐसे देने होंगे जो हमारे कल्चर से, हमारे सोसाइटी से बिलोंग करते हो। तो यही आपका आंसर सही होगा 23 का 2। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो कि बढ़ावा दें। अ टीचर शुड डिजाइन एक्टिविटीज विच प्रमोट्स, निराशा को बढ़ावा दे। खुद सोचिए, करना चाहिए? नहीं ना। अभिसारी उत्तर, कन्वर्जेंट आंसर, मतलब फिक्स आंसर टाइप का हो जाए, ये भी नहीं करना चाहिए। अपसारी, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा दीजिए। अपसारी सोच, बिल्कुल। मात्र रटन, आप मेमोराइजेशन करा रहे हैं, रट्टा मरवा रहे हैं, रट लो इसे। इससे क्या हो रहा है? बच्चे को विकास, मानसिक विकास तो हो ही नहीं रहा है। बच्चा क्या कर रहा है ना, इमिटेशन कर रहा है, नकल कर रहा है, बस रटे जा रहा है बिना अर्थ समझे हुए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से क्या है? अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रोरी थ्योरीज, लर्निंग इज प्राइमरी अ डैश एक्टिविटी। समकालीन क्या? अभी जहां आप हैं, जिस दौर में आप हैं, उस दौर के जो भी थ्योरी देने वाले लोग हैं, उनके हिसाब से सीखना क्या है? उनके हिसाब से क्या? किसी के हिसाब से सीखना एक प्राथमिक कार्य है, सॉरी, सीखना एक सामाजिक कार्य है प्राथमिक रूप से। हम समाज में रह करके ही लर्न करते हैं, सीखते हैं। आप चले जाइए जंगल में जाकर के आप क्या बन सकते हैं? मोगली बन सकते हैं, बट सीख नहीं सकते हैं डेफिनेटली। इसका क्या आंसर हो जाएगा? यांत्रिक नहीं होगा, व्यवहारवादी नहीं होगा, निष्क्रिय नहीं होगा, सामाजिक हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों विकास प्रदान करनी चाहिए। आते हैं इंग्लिश में। अ टीचर शुड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज अमंग स्टूडेंट्स। एक टीचर को फैसिलिटी देना चाहिए, किसके लिए? द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, यानी कैसे प्रॉब्लम को सोल्व कर की जाए, इसके लिए स्ट्रैटेजी, योजना किसके बीच? अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच देनी चाहिए। सही बात है। समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं, समालोचनात्मक चिंतन बढ़ाती हैं। जब आप एक टीचर होने के नाते, बीइंग अ टीचर, जब आप देते हैं स्टूडेंट को डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज की, समस्या को कैसे वो समाधान करे जिससे कि उसकी रणनीति का विकास हो, उसकी स्ट्रैटेजी डेवलप हो, तो इससे क्या होगा ना कि अधिगम में सुधार तो होगा ही होगा, उसके जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, इसमें भी डेवलपमेंट होगा। तो यह भी सही है, वह भी सही है, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और सही सही व्याख्या भी कर रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। छात्रों के बीच भ्रांतियां, मिसकंसेप्शंस को महत्वपूर्ण है, निर्मित करना चाहिए, पहचानना चाहिए, अनदेखा प्रचारित करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखिए, आप मिसकंसेप्ट क्यों क्रिएट करेंगे? आपको तो कंसेप्ट देने हैं बच्चों को, मिसकंसेप्ट क्यों देंगे, भ्रांति क्यों देंगे?
हाँ, भ्रांतियों को जगह दीजिए, क्योंकि सारी भ्रांतियां निराधार नहीं होती है। दे आर नॉट ऑलवेज बेसलेस, दे हैव मीनिंग ऑल्सो समटाइम्स। कभी कभी उसका एक मीनिंग भी होता है। आप क्या करिए ना, उसको पहचानिए, इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं और उसको आप प्रमोट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिसकंसेप्शंस है तो डेफिनेटली कंसेप्ट के अगेंस्ट ही कहीं ना कहीं उसका मीनिंग होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप उसको एजुकेशन में शामिल नहीं करिए, लेकिन उसको प्रमोट नहीं करना है, क्रिएट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि बच्चों के पास जो भी मिसकंसेप्शंस हैं। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि जो आदमी बहुत मोटा ताजा होता है, लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि उसके बॉडी में ब्लड बहुत होगा। बिल्कुल नहीं। आप उसका एचबी टेस्ट करा लीजिए, हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लीजिए। पॉसिबल है कि जिस क्राइटेरिया को मेडिकल स्टैंडर्ड पे फिक्स किया गया उसके स्टैंडर्ड से काफी बिलो हो उसका। तो निश्चित तौर पे ये क्या है कि मिसकंसेप्शन है कि कोई मोटा ताजा है तो उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होगा, और कोई पतला है तो उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा। फैट का होना अलग मैटर है और हीमोग्लोबिन का होना अलग मैटर है। तो ये मिसकंसेप्शन है, इसको आप शामिल करिए और धीरे धीरे उसका क्या करना है, सॉल्यूशन दे देना है लड़कों को या स्टूडेंट को, आपको बता देना है। तो पहचान करनी है, ये आपके आंसर हो जाएंगे 27 का 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। छात्रों में भय का भाव, डर, स्केयर होगा बच्चा तो क्या होगा। अधिगम में सुधार होगा, डर से बिगाड़ हो जाएगा और खराब हो जाएगा। अधिगम के लिए हानिकारक, बिल्कुल ये हार्मफुल होगा। अधिगम के लिए आवश्यक, क्यों भाई, बिल्कुल नहीं। अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव तो डालेगा, वो भी निगेटिव इंपैक्ट डालेगा ये। तो 28 का 2 नंबर ऑप्शन आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने में, एक्सपर्ट बनने में, सीखने के लिए प्रेरित करेगा कि भाई आपको एक्सपर्ट बनना है, क्या इसमें जरूरी है। योग्यता की चाह, अर्थात अर्थ फॉर कंपिटेंस, ये सही चीज है। आप योग्य बनना चाह रहे हैं, आप में एबिलिटी डेवलप करने की ख्वाहिश है, डिजायर है, ये तो अच्छी बात है। प्रसिद्धि, फेमस होने के लिए कोई एक्सपर्ट होना नहीं चाहता है, कभी नहीं। फेमस होने के लिए पैसा कमाना चाहेगा, कुछ और करना चाहेगा, बट जब स्टूडेंट की क्वालिटी की बात हो तो वह एबिलिटी के लिए चाहेगा। ये नहीं होगा धन के लिए स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं। 1 to 5 की बात कर रहे हैं आप। सत्ता की चाह, पावर, काहे का पावर भाई, बिल्कुल नहीं। वह चाहेगा कि मैं बहुत कॉम्पिटेंस बनूं, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट बनूं, और जो रियल नॉलेज है ना, रियल कंसेप्ट है, वो उसके पास आए। तो निश्चित तौर पे आपके विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है। आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। यह इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम फिर नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग को सुसाध्य, इजी करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है यदि आप तरीके से पढ़ेंगे तो। छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित क्यों करेंगे, क्यों हम स्टूडेंट को डिस्करेज करेंगे, ये तो गलत है ना। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को इंक्रीज क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना, बच्चा कभी नहीं सीखेगा, कभी कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होगा उसके पास। संप्रत्ययों की समझ, यानी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, बिल्कुल सही। वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स, हम क्या करेंगे ना कि बच्चों को बताएंगे आप कंसेप्ट डेवलप करो और यही आपकी रियल नॉलेज बनेगी, आप इजीली किसी काम को कर पाएंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आज यहीं तक रुकते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे। आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा। अपने फीडबैक जरूर दें ताकि हम वीडियोस को और बेहतर कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट।